नमस्कार। आज डेट है 16 फरवरी 2022 एवं आज रविदास जयंती भी है। आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। तो आप उसको वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले याद रखना है, सिटीजनशिप जो है वो आपकी 1955 एक्ट के तहत लाई गई थी। 1955 एक्ट के तहत जो आपकी सिटीजनशिप जो है वो लाई गई थी, ये आपको याद रखना है। अब समझिए कि जो व्यक्ति 26 जनवरी या उसके पश्चात, उसके बाद जो है वो भारत में पैदा होता है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो इंडिया का जो है सिटीजन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की जो है वो सिटीजनशिप ले लेता है, नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय जो सिटीजनशिप होती है वो खत्म हो जाती है, वो लूज हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, वो दूसरे कंट्री से है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो कम से कम उसको जाओ 12 साल भारत में जाओ बिताने पड़ेंगे नेचुरलाइजेशन के लिए। ठीक है, और याद रखें 12 महीने जाओ प्रोसीडिंग्स के लिए जाओ लगते हैं, और 11 साल बाद जाओ अप्लाई कर सकता है वो नागरिकता के लिए। ये आपको याद रखना है। तो ये 1955 के जो शेड्यूल है उसके तहत जो है लिखा गया है, इसको आपने जो है याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन ही डू नॉट लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो लूज कर देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, अ पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इफ दे आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, एंड फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशंस इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। 12 साल तक उनको जाओ ऑर्डिनरी पीपल के रूप में जाओ इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ओनली ये जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि 26 जनवरी या उसके बाद जाओ जो भी व्यक्ति पैदा होगा इंडिया में, ठीक है, तो वो आपका भारत का नागरिक माना जाता है। और अगर किसी के पिताजी फॉरेनर है या माताजी फॉरेनर है और उसमें से एक जो पेरेंट है वो इंडियन है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, on which of the following article mentioned that every high court shall be a court of record and shall have all powers of such a court including the power to punish for contempt of itself। याद रखें कि आपका कोई भी हाई कोर्ट है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास उसका ये अधिकार है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखे, यानी कि अभिलेख अपने पास रखे, और उसके पास जाओ जो कोई भी कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का, तो उसके पास जो पावर रहती है पनिश करने के लिए, ये बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर्टिकल 215 में ये बोला गया कि हाई कोर्ट के पास जो है ये अधिकार है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है, रख सकता है। वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आर्टिकल 29 में ये बोला गया है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। याद रखो, अगर सुप्रीम कोर्ट जाओ सबसे बड़ी जाओ पावर है कोर्ट के मामले में, ठीक है, हाई कोर्ट से भी अबव कोर्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो वो आपका वो भी आपका एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाओ उसकी अवहेलना करता है, तो उसको भी जाओ पनिश किया जाएगा। इसको भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल 140, ऑल अथॉरिटीज़ जितनी भी होती है, चाहे सिविल हो चाहे जुडिशियल है, जितनी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया की होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जो है मदद कर सकती है 140 के अंतर्गत। और याद रखेंगे 148 के तहत क्या बोला गया है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है, बाइंड कर दिया गया है, वो सभी के ऊपर जो है लागू होगा, सारे कोर्ट्स के ऊपर जो है लागू होगा। वो 148 141 जो
आर्टिकल के तहत बोला गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको रिवीजन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे आपको इन सभी एग्जाम्स में जो है लाभदायक रहेंगे। साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी या फिर हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिवीजन नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में है ये भी, तो आपको ये मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो शुभम जीके ट्रिक को एप्लीकेशन को आपने जो है प्ले स्टोर से या फिर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना है। कुछ आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये काफ़ी लाभदायक रहेंगे आपको। वहाँ पे आपको जो है जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो स्टोर सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जीके इंडिया प्लस HP जीके के नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये आप जो है नोट्स जो देख लीजिएगा, आपको लाभदायक रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। शुभम जीके ट्रिक जो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आप उसको जो है मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वो टेलीग्राम पे। यहाँ पे मैं PDF जो होती है या जो नोट्स होते हैं हमारे, उसको जो है शेयर कर देता हूँ, जो आपको नोटिफिकेशन होती है उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है कि आर्टिकल जो 93 है उसमें जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं या फिर डिप्टी स्पीकर होते हैं वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, कि आर्टिकल 93 में जो इलेक्शन होता है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें जो स्पीकर जाओ और डिप्टी स्पीकर जाओ लोकसभा में चाहिए। और उसी तरह से स्टेट असेंबली में भी जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं स्टेट असेंबली में, वो आपका आर्टिकल 178 के तहत जो है वो आते हैं, याद रखना है आपको। और जो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है आपका हाउस का, वो कौन होता है, स्पीकर ऑफ द असेंबली, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे आपका स्टेट असेंबली का हो, तो वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस है। तो ये ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्ट होना, ठीक है। और आर्टिकल 178 में आपका स्टेट असेंबलीज का, ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, याद रखना है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉमनली नोन एज ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड एट यूनाइटेड किंगडम। देखो एक एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल हुई थी, और उसका मतलब ये था, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं ओलंपिक ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के नाम से। तो ये आपकी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, वेल्स नामक जगह पे। तो याद रखना है आपको कि इस एक्सरसाइज को, इस कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज को जाओ किसने जीता है, वो इंडियन आर्मी टीम ने जाओ जीता है। इसमें जाओ इंडियन आर्मी टीम को जाओ गोल्ड मेडल जाओ मिला है। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब याद रखो, नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, तो ये आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट थे अभी डेविड सासोली, उनका जो निधन हो चुका है। और यूरोपियन यूनियन का जो भी जो आपका हेडक्वार्टर है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ढोले एन एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर्ड बाय IUCN इज एन, जो ढोले है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसको IUCN द्वारा अभी हाल ही में एंडेंजर्ड स्पीशीज जो डिक्लेयर किया है। जनरली जितने भी आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन देखने को मिलते हैं, वहां पे आपको ये ढोले आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखो ढोले है आपका एशियाटिक वाइल्ड डॉग। क्या है वो, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। ढोलेज में आपको जो है वो, या एशियाटिक वाइल्ड डॉग में आपको जो है वो रेबीज के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। रेबीज आपको देखने को मिलता है वायरस, ठीक है। कैनाइन इनके पास होते हैं जिसके थ्रू ये रेबीज को जो है वो इंजेक्ट करता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम साइंटिफिक नेम में हमें क्या बोलते हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग को सियोन अल्पिनस इसको बोला जाता है, सियोन अल्पिनस बोला जाता है। याद रखेंगे, जो आपका
टाइगर होता है उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस, ठीक है, या फिर पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और आपका जो आपका लायन होता है उसको हम बोलते हैं पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम। और आपका जो है पैंथेरा पार्डस जो होता है आपका, वो है आपका लेपर्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और होमोसेपियंस किसका नाम होता है? वो ह्यूमन बींग्स का नाम होता है, ह्यूमन बींग्स का नाम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोवा रिग्पा? सोवा रिग्पा से संबंधित एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले तो सोवा रिग्पा समझ लीजिए, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के लिए, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के लिए। जनरली जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, और इसका ओरिजिनेशन तिब्बत में हुआ है। और जितने भी इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया एंड रशिया, वहाँ पर जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और सोवा रिग्पा जो है वो सिमिलर है किससे? आयुर्वेदा से। किससे सिमिलर है वो? आयुर्वेदा से। और फादर ऑफ सोवा रिग्पा बोला जाता है युथोग योंगटेन गोम्पो को, ठीक है, यूथोन, यूथोग, YUTHOG, यूथोग योंटेन, YONTEN, और गोनपो, GONPO, ठीक है। यूथोग योंटेन गोनपो को जो है फादर ऑफ सोवा रिग्पा बोला जाता है। तो याद रखें, सोवा रिग्पा इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टाइज्ड नॉट इन श्रीलंका, इन हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया, हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत। सोवा रिग्पा थ्योरी इज सिमिलर टू आयुर्वेदा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो आयुर्वेदा से संबंधित है। इट इज ओरिजिनेटेड इन तिब्बत नॉट इन लद्दाख, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ओनली बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बी स्टेटमेंट ओनली सही है, बाकी ए, सी और डी आपकी गलत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मार्तंड सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो मार्तंड सन टेम्पल है वो किस स्टेट में है? याद रखेंगे, मार्तंड सन टेम्पल है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। पांडव लेदान इसको नम टेम्पल को बोला जाता है, और ये डेडिकेटेड है सूर्य के लिए। ये आपकी जो कारकोटा डायनेस्टी थी, कारकोटा डायनेस्टी थी, जिसका आपका जो संस्थापक या रूलर था उस समय ललितादित्य था, उसने 8th सेंचुरी में इस मंदिर को जो है बनाया था। अनंतनाग से जाइए 5 मील दूर है। और मुस्लिम जो रूलर था सिकंदर शाह मीरी, उसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक आपको कोणार्क मंदिर याद रखना है, ये आपका सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है उड़ीसा में। हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला जिले में नीरथ में सूर्य टेम्पल है, ठीक है। और तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम मंदिर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मीनाक्षी अम्मान टेम्पल भी आपका जो है तमिलनाडु में है। एंड याद रखेंगे, सबरीमाला आपका जो है केरल में है। कामाख्या देवी टेम्पल आपका जो है वो असम में है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप मुझे बताएंगे कि जो मोढेरा जो सन टेम्पल है वो आपका कहाँ पर है? मोढेरा जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर है? नेक्स्ट देखिए, एलियम नेगियनम इज अ न्यूली फाउंडेड स्पीशीज इन उत्तराखंड हिमालयस। एक एलियम नेगियनम जो है वो एक न्यूली फाउंडेड स्पीशीज है, उत्तराखंड हिमालयस में पाई गई है। तो इस स्पीशीज का नाम बताया गया है, क्या है ये? अच्छा, आपको याद रखना है अनियन की स्पीशीज के बारे में, उसका जो जीनस होता है एलियम होता है। तो एलियम आप समझ लो कि वो अनियन की स्पीशीज है। एलियम नेगियनम जो है आपकी अनियन की स्पीशीज है, प्याज की जो स्पीशीज है। एलियम सिर्फ आपका जो है अनियन का साइंटिफिक नेम आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और जैसे आपका पोटैटो की स्पीशीज आती है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम, ये पोटैटो की स्पीशीज आती है। और याद रखो, फिश की एक नई स्पीशीज जो है खोजी गई है, जिसका नाम है फ्लावर स्कॉर्पियन फिश, ठीक है, फ्लावर स्कॉर्पियन फिश ये खोजी गई है। इसको याद रखना पैसिफिक ओशन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
दिल्ली बेस्ड फर्म टकाचर won the Earthshot Prize in Clean Over Air कैटेगरी। जो दिल्ली बेस्ड फर्म है एक टकाचर, उसको जो अर्थशॉट प्राइज दिया गया है क्लीन ओवर एयर कैटेगरी के लिए। तो ये बताना है कि ये अवार्ड कौन सी फाउंडेशन देती है। तो याद रखना है रॉयल फाउंडेशन विद प्रिंस विलियम। जो प्रिंस विलियम के साथ रॉयल फाउंडेशन मिलकर जो ये आपका अवार्ड देती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अर्थ शॉट प्राइज को हम क्या बोलते हैं? इको ऑस्कर भी बोल देते हैं, इको ऑस्कर भी बोला जाता है। ठीक है। और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए जाइए, आपका प्राइज दिया जाता है। और याद रखिए टकाचर का जो सीईओ है वो विद्युत मोहन है। कौन है? विद्युत मोहन है। पहली बार जो आपका टकाचर जो अर्थशॉट प्राइज है वो 2020 में एस्टेब्लिश किया गया था और 2021 में जो आपका दिया गया है ये। और याद रखेंगे विद्युत मोहन को, जो उसकी टकाचर फाउंडेशन है, उसको अर्थशॉट प्राइज दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब आपके अवार्ड देती है। और के बिरला फाउंडेशन जो आपकी व्यास सम्मान देती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन सुभाष चंद्र बोस गेव रेजिग्नेशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो कौन से सेशन में, कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो रेजिग्नेशन देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। याद रखेंगे वो त्रिपुरी सेशन होता है 1939 का, जब आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो कांग्रेस को जाओ रेजिग्नेशन दे देते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे फेजपुर सेशन आपका 1937 के आसपास हुआ था और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हुई थी। और बेलगाम सेशन आपका 1924 में हुआ था और उस बेलगाम सेशन के जो प्रेसिडेंट बने थे आपके महात्मा गांधी। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो समझ आए हो। तो आपको बताना है मोढेरा जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर है। ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।